नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर में देश की हालत और ज्यादा बदतर हो जाएगी, लिहाजा टीकाकरण की रफ्तार को जल्द से जल्द और तेज करना होगा। लेकिन बीजेपी ने राहुल की इस नसीहत को अपनी सरकार की फजीहत के तौर पर ले लिया। पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो उठी। देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है और इस व्हाइट पेपर के 2-3 लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है। इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना पर श्वेत पत्र जारी कर सरकार को तीसरी लहर के लिए आगाह किया, तो लगे हाथ उसकी तैयारी करने की नसीहत भी दे दी। लेकिन राहुल की नसीहत से बीजेपी झल्ला उठी। पार्टी प्रवक्ताओं की पलटन जल्दी कांग्रेस की फजीहत का मंसूबा लिए हाजिर हो गई। पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा और आपको, पूरे देश को सेकंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। तो ये हमारा लक्ष्य है। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन को लेकर समय समय पर जिस प्रकार की बातों को फैलाया, जिस प्रकार के भ्रम को फैलाया, जिस प्रकार के झूठ को फैलाया, उससे वैक्सीन हेजिटेंसी को स्थान मिला। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार और तीसरी लहर से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया, तो साथ ही उन लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने की वकालत की जो कोरोना के कारण कंगाल हो गए या फिर कोरोना ने उनके परिवार के किसी भी सदस्य को छीन लिया। 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन। चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पनसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे, उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। राहुल जी पता नहीं कब क्या बोलते हैं। मुझे तो लग रहा है कि एक विपक्ष के वो नेता हैं, लेकिन उनका बचपना कब दूर होगा मुझे नहीं मालूम। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें सरकार से
इन सवालों को करने का अधिकार है, लेकिन ये कोई 7 वर्षों में ही ऐसी व्यवस्था खराब हुई हो, मैं ऐसा नहीं मानता। पिछले 70 वर्षों का कुप्रबंधन है। श्वेत पत्र कोरोना पर जारी करने से अच्छा राहुल जी इमरजेंसी पे एक हाथ बार कर देते, 84 के दंगों पे कर देते, भोपाल गैस त्रासदी पे कर देते, कश्मीर के अंदर हिंदुओं के पलायन पे कोई श्वेत पत्र जारी कर देते। आप तो खुद ही कोरे कागज हो राहुल जी, आप खुद ही खड़े हो जाते, वही श्वेत पत्र हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट से ठीक से नहीं निपटने के आरोपों के साथ लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पिछली गलतियों से सबक लेने की बात कही है। कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरे सूबे का दौरा किया। पार्टी के लिए कई दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार किए, लेकिन महज कुछ गज की दूरी पर स्थित सूबे के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पर इन 4.5 सालों में वो कभी नहीं गए। लेकिन आज अचानक जब ये फासला खत्म हुआ तो यूपी समेत पूरे देश में हलचल मच गई। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल अचानक तेज हो गई जब सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंच गए। यूं तो 5 सालों में योगी और केशव मौर्य के बंगले के बीच महज एक घर का ही फासला था, लेकिन इन 5 सालों में योगी ने कभी इधर का रुख नहीं किया। दोनों नेताओं के बीच की बैठक में संघ के सह सरकार्यवाहक कृष्ण गोपाल की मौजूदगी भी खास थी। हालांकि कहा यह गया कि योगी केशव मौर्य के बेटे को शादी की बधाई देने पहुंचे थे, वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। ये मेरे ठीक आप सामने जो रास्ता देख रहे हैं, ये 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाता है, और ये जो आप घर मेरे ठीक दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये 7 कालिदास मार्ग है, जो कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवास है। हालांकि अभी तक के कार्यकाल में ये अपने आप में पहला घटनाक्रम है जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। हालांकि पार्टी की सोर्सेज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि आरएसएस के भी कई सारे नेता मौजूद थे। अब इस मुलाकात के मायने भी समझ लीजिए। कुछ दिनों से सरकार और संगठन के बीच असंतोष मुखर हो रहा है। इसे थामने के लिए दिल्ली से तमाम बड़े नेताओं ने यूपी में डेरा डाल रखा है। संगठन और सरकार में फेरबदल के अटकलों के बीच पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार के पीछे भी यही असंतोष देखा जा रहा है। ऐसे में बीते दिनों योगी की दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी इसी विरोध को शांत करने का हिस्सा रही है। अब जबकि बीजेपी 2022 के चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रही है, तो योगी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मंत्रियों और विधायकों में पनप रहे असंतोष को शांत करें। केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में ही बीजेपी ने पिछला यानी 2017 का विधानसभा चुनाव जीता था। पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मौर्य और उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि यूपी की कमान उन्हीं के पास आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री पद का ताज योगी की सिर सजा और डिप्टी सीएम बनने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को बहुत कुछ नहीं मिल सका। यहाँ तक कि उनके विभागों में भी उनकी मर्जी के बगैर नियुक्तियां होती रही। लेकिन अब सबको साथ लेकर चलना है, लिहाजा मुलाकातों का दौर शुरू हो रहा है। पिछले दिनों जब ये स्पष्ट हो गया कि के शर्मा को संगठन में जिम्मेदारी मिली है और सरकार में फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने का कोई कारण नहीं समझ में आता है, तो मुझे लगता है ये स्पष्ट संकेत ज़रूर मिला होगा कि मुख्यमंत्री को सरकार में सभी मंत्रियों से और ख़ासतौर पर वरिष्ठ मंत्रियों से मिलकर उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। संघ के नेताओं की मौजूदगी भी शायद इसलिए थी कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। ये तय हो चुका है कि अगला चुनाव भी योगी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में सबको साथ कर रखने की जिम्मेदारी भी हाईकमान ने योगी पर ही डाल दी है। लगातार पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है, तो इस बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचकर सबको चौंका दिया। संघ के कुछ नेताओं के साथ डिप्टी सीएम और सीएम की मुलाकात के कई सियासी माने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार और संगठन दोनों में ही पनप रहे असंतोष को शांत करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य के घर उनसे मुलाकात करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के नेताओं ने मैराथन मंथन किया। क्रियाशील किए जाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उसको संचालित करते हैं। तो आज ऐसे सभी चीजों की
की समीक्षा भी और आगे की रणनीति भी हम उसके भीतर तैयार करेंगे। संगठन की बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई, सेवा के क्षेत्र में जो चल रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार नीचे हो। कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने, जिनकी तैयारियों में बीजेपी अभी से ही जुट गई है, इन चुनावों में सरकार और संगठन के बीच पूरा समन्वय स्थापित करने के बाद एक ठोस रणनीति के साथ उतरा जाए, जिससे 2017 की जीत को 2022 में दोबारा हासिल किया जा सके, उसको दोबारा दोहराया जा सके। कैमरा पर्सन सलीम कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। इधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन बने रहेंगे। सिद्धू की बगावत के बावजूद कैप्टन ने साफ कर दिया है कि वो विरोध से नहीं झुकेंगे। साफ है कि सिद्धू को पार्टी में अपने मन मुताबिक जगह नहीं मिलने वाली। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कमेटी के सामने आए और उन्होंने वो जानकारियां दी। उन जानकारियों का सीधा संबंध समाज के कमजोर तबके और आम लोगों से है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 3 घंटे के मैराथन मंथन के बाद भी हरीश रावत कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू की सियासी लड़ाई पर एक शब्द नहीं बोले। कांग्रेस आला कमान की तरफ से बनाए गए 3 सदस्यों के पैनल में शामिल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने वो सब कुछ बता दिया जिसे जानने में शायद ही किसी की दिलचस्पी रही हो। उन्होंने बिजली में कुछ रियायत देने की बात कही है। उन्होंने जो लोग बरसों से अस्थायी पड़े हुए हैं उनके विषय में कहा है, उनके रेगुलराइज करने के लिए कुछ वो रास्ता निकालेंगे। सफाई कर्मियों को रेगुलराइज करने के आदेश देने की बात कही है। बेशक पंजाब में अगले साल चुनाव है, लिहाजा राज्यों के मुद्दों पर तो बात हो ही सकती है, लेकिन सबको पता है कि कैप्टन अमरिंदर दिल्ली इन मुद्दों पर बात करने नहीं आए थे। वो इसलिए दिल्ली बुलाए गए थे कि सिद्धू और पंजाब के दूसरे विधायकों की नाराजगी को दूर करने का कैप्टन के पास फॉर्मूला क्या है, और कैप्टन भी इसीलिए आए थे कि उनके पास सिद्धू की बयानबाजियों से जुड़ी शिकायतों का पुलिंदा था। साफ है कि कैप्टन पर दबाव इस बात को लेकर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इन 5 साल के दौरान उन्होंने पूर्व की सरकार, जो कि बादल की सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, उनके साथ साठगांठ करके चलाने की कोशिश की और चलाया। कैप्टन के खिलाफ सिद्धू अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह भी सिद्धू के साथ खड़े दिख रहे हैं। सिद्धू कैप्टन के खिलाफ बयानबाजी में अब आला कमान की नाराजगी की भी परवाह नहीं कर रहे। ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेता सिद्धू को नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं विवाद को दफनाने के लिए कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि पंजाब विधानसभा का चुनाव राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नहीं, इश्यूज तो हैं, अगर इश्यूज नहीं सॉल्व करेंगे तो ऐसी बात तो जरूर उभरेंगी। क्यों इस बात में दम है आपको लग रहा है? नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने वो अगर तो हम इशू सॉल्व कर दें तो वो कहीं ना कहीं अपने आप उसकी जो तस्वीर है सामने आ जाएगी। अगर हम नहीं सॉल्व करते हैं तो प्रोजेक्शन तो ऐसी हो रही है। मैं यही कहूँगा, सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में सभी लोग आने के लिए उन्होंने कहा है। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही ये कह चुके हैं कि उन्हें कैप्टन की कैबिनेट में कोई महकमा नहीं चाहिए, उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी नहीं चाहिए। माना जा रहा है कि सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष पद की मांग पर अड़े हैं, लेकिन चुनाव करीब है, लिहाजा कैप्टन को अपने करीबियों को टिकट दिलवाने में मुश्किल आ सकती है। लिहाजा सूत्रों की माने तो कैप्टन ने सिद्धू की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रेज के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर श्रीनगर में गुपकार अलायंस की बैठक में शामिल नेता इस बात पर राजी हो गए हैं कि वो 24 जून को होने वाली पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान प्रेम वाले बयान पर जम्मू में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी और शिवसेना ने गुपकार को पाकिस्तानी गैंग करार दिया है और गुपकार गठबंधन के लोगों को पीएम की बैठक में बुलाए जाने का विरोध किया है।
जिस प्रकार से लगातार न्यूज़ 24 पहले से ही बता रहा था कि पीएजीडी की ये बैठक केवल एक औपचारिकता है। पीएजीडी के सभी नेता जिन्हें न्योता मिला है प्रधानमंत्री की इस जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टी बैठक के लिए, वो सभी नेता जाएंगे बातचीत के लिए और वही फैसला हुआ है इस बैठक के बाद। वही ऐलान किया गया पीएजीडी की तरफ से कि वो लोग इस बैठक में जाएंगे। हालांकि सभी ने फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि पीएजीडी का जो अपनी डिमांड्स है वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन न्यूज़ 24 के साथ बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने ये बात ज़रूर कही कि उन्हें उम्मीद है प्रधानमंत्री की इस बैठक से, वो उम्मीद रखती है और अब वहाँ पर जाने के बाद क्या फैसला होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन जुमर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं की ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में बुलाई है। इस मीटिंग को लेकर विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर शिवसेना नेता कार्यकर्ता जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि आखिरकार क्यों जो है कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया मीटिंग के लिए जो चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं। और ये देखिए गुप्तकार एलआई जो है उसके खिलाफ भी जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यानी ये साफ तौर पर कहा जा रहा है शिवसेना की ओर से कि आखिरकार क्यों उन नेताओं को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में बुलाया है जो अक्सर जो है वो बात करते हैं चाइना की, पाकिस्तान का। ये सीधे प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप लोग जो है किस बात का विरोध कर रहे हैं? देखिए, हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ जो 24 जून को एक बैठक होने जा रही है उसमें कश्मीरी नेताओं को जो आमंत्रित किया गया है उसके विरोध के अंदर आज यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सुन सकते हैं यहाँ पर शिवसेना नेताओं को जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीएम मोदी ने आखिरकार उन नेताओं को क्यों बुलाया है जो अक्सर जो है वो बात करते हैं चाइना पाकिस्तान की। और ये देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गुप्तकार गैंग जो है उसके सदस्यों को क्यों मीटिंग में बुलाया गया। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पेट्रोल की कीमत में आज फिर 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई, तो वहीं डीजल के दाम 28 पैसे बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई ताजा बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 97 रुपए 50 पैसे खर्च करने होंगे, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए 88 रुपए 23 पैसे चुकाने होंगे। पेट्रोल डीजल की आसमान छू रही कीमतों से लोग परेशान हैं। लोग जल्द से जल्द इस महंगाई डायन से निजात चाह रहे हैं। कारोबार नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है मामला है। और इससे पता नहीं सरकार इस बारे में क्या कर रही है, पेट्रोल डीजल के बारे में पता नहीं बढ़ी क्यों रहा है, समझ में ये नहीं आ रहा। तो काफ़ी पड़ेगा। जो तेल आदमी पहले 200-300 का डलवाता था, अब वो 500 रुपये निकाल कर दे रहा है, क्योंकि 100 रुपये के करीब ही हो गया है। तो इससे बहुत ज़्यादा असर तो पड़ता ही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल पहले ही शतक जड़ चुका है, तो डीजल भी सेंचुरी मारने के एकदम करीब है। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए 63 पैसे का मिल रहा है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपए 72 पैसे हो गई है। तेल की आसमान छूती कीमतें आम लोगों का तेल निकाल रही हैं। सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब भी चले गए पब्लिक लोगों की, ट्रांसपोर्ट सब बंद है। ऊपर से इतनी महंगाई में 103 रुपये पेट्रोल, जहाँ पे आदमी फुल करता था टाकी, आज उसी जगह पे 100 रुपये और 150 रुपये पे धीरे धीरे चला रहा है गाड़ी। ये सरकार इसके बारे में कुछ सोचिए। नुकसान तो बहुत काफ़ी हो रहा है, लेकिन ये पहले 200 का भराता था, अभी 100 का, और धंधे भी बहुत असर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।